Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार अब तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर हेडलाइंस के साथ गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu. A quick look at the headlines. Domestic stocks declined more than 1%. Sensex closes at 55,777. Nifty settles at 16,663. Global stocks witness losses and Brent crude prices plunge around 7% to trade below the $100 per barrel mark. घरेलू बाजार सूचकांक 1% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 55,777 पर और निफ्टी 16,663 पर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट हुई दर्ज और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य लगभग 7% की तीव्र गिरावट से $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया। सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज 1% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में ये गिरावट आई। सेंसेक्स 55,800 से नीचे आ गया और निफ्टी 16,700 के नीचे बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.26% कम होकर 709 अंकों की गिरावट से 55,777 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.23% की गिरावट से 208 अंक गिरकर 16,663 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट सेंसेक्स के मुकाबले कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.68% की गिरावट आई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.88% की मंदी दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today declined more than 1%. Both domestic key stock indices fell amid negative cues from the global share markets. The BSE Sensex closed below 55,800 points, while the NSE Nifty ended below 16,700 level. The Sensex plunged 709 points or 1.26% to settle at 55,777. The Nifty also tumbled 208 points or 1.23% to finish at 16,663. In the broader market at the BSE, the mid-cap fell 0.68% and the small-cap index declined 0.88%. In the Sensex Pack, 10 companies logged gains, while 20 witnessed losses. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it rose 2.3%, followed by Maruti, which added 1.4%. Asian Paint gained 0.8% and Titan climbed 0.7%. On the other hand, Tata Steel slipped 4.9%. Kotak Bank declined 3.1%. Tech Mahindra plunged 2.9%. And Infosys ended 2.7% down. In the sectoral indices at BSE, all indices logged losses except Auto Index, which added 0.6%. The metal index tumbled 4.3% and the energy index closed 2.4% down. Oil and gas plunged 2.4%, IT lost 2.3%, and tech fell 2.1%. The overall breadth of BSE trade was negative as shares of 1,270 companies gained while 2,120 fell. Shares of 98 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की गिरावट से 76 रुपए 61 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में
डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.27% की गिरावट से 98.74 पर था। सुषमा जी, पिछले 5 दिनों से हम लगातार बढ़त देख रहे थे, बाजार में 6% से अधिक बढ़ गया था। आज जो हम गिरावट का एक रुख लौटता हुआ देख रहे हैं बाजार में, इसके लिए आप किन फैक्टर्स को प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानती हैं? देखिए सुनो, एक तो ये मार्केट एकदम से बड़ी तेजी से पलटी मार गई आज, यू टर्न जैसे कहते हैं, कि 5 दिन के लिए जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था वो एकदम से हट गया। और इसके कई कारण हैं। एक तो खैर ग्लोबल क्यूज, अभी बाकी मार्केट्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी नीचे जा रही थी। और दूसरा ये अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में अभी जो वार चल रहा है, उसमें ये लग रहा है कि शायद वो जो बातचीत चल रही थी उसका कुछ नतीजा नहीं आने वाला है बहुत जल्दी। और इसके जो बॉम्बिंग वगैरह और कर्फ्यू की जो खबरें आ रही हैं, लगता है कि शायद कुछ अल्टीमेटली ये बातचीत का कुछ मतलब नतीजा नहीं आएगा। फिर एक और बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम चीन को देखें, चीन में कोविड फिर से उभर आया है। लगता था कि चीन में बिल्कुल हट गया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट वहां पर आ गया है, बहुत इन्फेक्शियस है, हम सबको मालूम है। और उन्होंने अपना एक बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया शेंजन जो कहते हैं उसको 7 दिन के लिए बंद किया। तो अगर चीन में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है, अगर स्लो डाउन हो जाता है, तो फिर जो डिमांड अगर क्रूड ऑयल की हो या मेटल्स की हो या किसी और धातुओं की, वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इस वजह से ये भी ये मार्केट का रिएक्शन है। और अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स देखें, उसमें इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अभी बढ़ गया है फरवरी में। और कुछ कंपनीज का भी हिस्सा है। अगर पेटीएम को देखें तो पेटीएम ने की काफी गिरावट आई है, क्योंकि आरबीआई ने उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्चर्स डाले हैं। तो ये मिलजुल के कुछ बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, एक अलग फैक्टर नहीं है। तो आपने काफी सारे फैक्टर्स हमें बताए। अगर हम स्पेसिफिकली जो लेटेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं उनकी बात करें, जो इन्फ्लेशन आपने कहा कि कल जो फिगर्स आए हैं, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 6.07% पर पहुंच गया है, जो आरबीआई के कंफर्ट लेवल से ऊपर है। सो ये आपको कितनी चिंताजनक स्थिति लगती है? और डब्ल्यूपीआई का 13% को क्रॉस कर जाना, आपको लगता है कि जो डब्ल्यूपीआई का कैस्केडिंग इफेक्ट सीपीआई पे भी आ सकता है? कैसे देखती हैं आप इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी को भारतीय परिवेश में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चिंताजनक स्थिति तो है, क्योंकि इतना बढ़ जाना इन्फ्लेशन, उसका मतलब अनुमान ये लगाया जाता कि अगर फरवरी में क्या इतना है तो शायद बढ़ेगा, क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं। अगर आप देखिए तेल के दाम जो हैं, अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने अभी 2 महीने से अपने रेट्स बढ़ाए नहीं है पेट्रोल और डीजल के, और लगता है कि शायद वो बढ़ाएंगे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के, तो उसका भी असर पड़ेगा। अभी असर पड़ा नहीं है, फिर भी उसका आप 6.07% है। और जैसे आपने बताया होलसेल प्राइस इंडेक्स का तो और भी है। एक और जगह है जहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो है एडिबल ऑयल्स। सनफ्लावर ऑयल की सप्लाईज जो हैं वो यूक्रेन से नहीं आ रही है, हालांकि हम दूसरे देशों से ले सकते हैं दूसरे टाइप का एडिबल ऑयल, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ी बहुत शॉर्टेज होगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो चिंताजनक तो है, लेकिन अभी तक आरबीआई ने ये हमें कोई सिग्नल नहीं दिया कि वो अपनी जो अकोमोडेटिव पॉलिसी है वो हटेगी उससे। इनफैक्ट उनके जो बहुत बड़े ऑफिशियल ने बात की है और कहा कि शायद अभी भी उनको ग्रोथ के ऊपर फोकस रखना चाहिए। Right. So, Sushma ji, when we talk of inflation, and we also know it's a fact that, it's like something when it rises, the rise might be high, but the fall is very marginal. So overall, over a longer period of time, this can be it can really pinch the pocket, right? Do you feel that there could be, some reason, whether it's a good crop or maybe even when oil prices stabilize, that, consumers can look at maybe something which is more affordable? Well, I think the indications that the government has given, I mean, you're very right. The pressure on the consumers right now is quite
heavy. If wholesale prices are at 13% and this is at nearly 7%, 6.07%, the tolerance band of the RBI is up to 6%. So definitely there is a burden on consumers. And as I talked about petroleum product prices, the government has given an indication that probably they will try to, since the oil marketing companies are public sector companies, they will perhaps direct them to either increase the rates in a very phased manner, or they may actually cut excise duties on petroleum products so that there is some relief to consumers. Because there's a feeling that as it is, as I pointed out, there is edible oils, there is pulses. These are the food products also that are a burden on the consumer. So the indication has been given by the Petroleum Minister Hardeep Puri saying that, don't think that we are going to increase prices in a hurry. So I think these are the options that they are looking at right now to reduce the inflationary pressures on the economy. Right. That means somewhere a moderation effect would be, there would be an effort of the government to bring that in. Correct. और जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, एक्सपोर्ट्स के भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के जो फिगर्स आए हैं फरवरी के लिए 25% से अधिक का उछाल है. एंड कहा ही जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जो $400 बिलियन का टारगेट था वो क्रॉस हो जाएगा. लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी लगातार अभी उसमें कोई राहत के अभी फिलहाल संकेत नहीं दिखाई दे रहे. सो ग्लोबल ग्रोथ कितनी अफेक्ट होगी और आपको लगता है कि हमारी एक्सपोर्ट डिमांड भी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है? देखिए, एक्सपोर्ट्स के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा. इस साल बहुत ही बॉयंट हैं हमारे एक्सपोर्ट्स. 25% डबल डिजिट ग्रोथ तो कई सालों के बाद हमारा हुआ है. तो ये तो खैर मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कुछ मॉडरेशन आएगी. हालांकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन में उसका असर विश्व भर में भी होगा, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. हमारी ट्रेड जैसे रूस के साथ भी इतनी बड़ी नहीं है, $10 बिलियन के करीब है. तो खैर फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी ट्रेड है उनके साथ. बट हमारी जो मेजर मार्केट्स हैं वो वेस्टर्न यूरोप हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया हैं. तो वहां पर अभी डिमांड बढ़ रही है. तो अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये 2-3 महीने चले तो फिर उसके ऊपर असर पड़ेगा. और अगर नहीं, समझ लीजिए कि आगे 2-3 हफ्ते में ये खत्म हो जाता है, तो फिर तब भी हमारी जो निर्यात की स्थिति है वो बरकरार रहेगी. और एक और आपको लगता है कि शायद एक्सपोर्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है भारत के लिए? वीट के प्राइसेस काफी समय से बहुत लो थे, इंटरनेशनल प्राइसेस, और हमारा एमएसपी ज्यादा था. सो इसलिए हमारे लिए एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं थी. लेकिन अब वीट के जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं एंड हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं. वी ऑल that buffer stocks much beyond the required norm. So क्या लगता है आपको, क्या वीट के एक्सपोर्ट्स या और भी कोई ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके एक्सपोर्ट्स हम? वीट इनफैक्ट इसके बारे में काफी बात हो रही है कि जो हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इसका डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देश, रूस और यूक्रेन, दोनों बहुत बड़े वीट एक्सपोर्टिंग देश है. तो इसमें हम जरूर कर सकते हैं. और भी कुछ कमोडिटीज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकर्स, जहां हम कर सकते हैं, जहां हमें कुछ जगह मिल सकती है एक्सपोर्ट मार्केट में. और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आज सभी सेक्टर्स में गिरावट आई एक्सेप्ट फॉर ऑटो. लेकिन ऑटो जो क्षेत्र है, आपको लगता है कि वो दबाव में आ सकता है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं यूक्रेन से, रशिया से, एंड तेल के जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे आप ऑटो क्षेत्र के प्रोस्पेक्ट्स कैसे देखती हैं? हाँ, देखिए, ये जो ऑटो क्षेत्र है, आप सेमीकंडक्टर्स की जो आपने बात की, सेमीकंडक्टर्स की तकलीफ जो है अभी 2 साल से चल रही है. और अगर हम देखें तो ये जो कार्स की सप्लाई जो है काफी धीमी हो गई है. ये नहीं है कि डिमांड नहीं है हमारे देश में, लेकिन सेमीकंडक्टर्स कम आ रही हैं. तो इस चिप्स जो कहते हैं वो कम आ रही हैं, और इस वजह से जो उत्पादन मतलब प्रोडक्शन जो है
गाड़ियों का बहुत कम हो गया है। तो आगे वाले दिनों में मेरे ख्याल में डिपेंड्स ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। जैसे मैंने कहा, अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और 2-3 महीने तक चलेगा, तब ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। 2-3 हफ्ते में भी पड़ सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में अभी हम वेट एंड वॉच स्थिति है ऑटो सेक्टर के लिए। राइट। सुषमा जी विल बी बैक शॉर्टली, बट राइट नाउ वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। Sushma ji, for our trade balance, especially the import and the export, when we look at it, you had earlier said that a lot of the exports, they are buoyant, but a lot of them are also dependent on a lot of imported components, Yes. or material for their manufacture. And of course, there is a pressure on our imports. So how do you think that, and these are difficult times, we are also seeing that volatility for some reason seems to be here to stay for quite some time. So what is the best way to hedge this? Well, I think the fact is that, as I said, exports are buoyant right now. And I think the only thing that can be done for the time being, as far as imported components are concerned, is if the government would reduce perhaps duties on these components and make it easier to to access them. Right. At a time when global supply chains are breaking down, it would help if our duty structure is kind of done in this fashion, and that would, if it could be made, for instance, just for export oriented industries, not just for everyone. So these are the way. It's very difficult actually to hedge one's bets, because now it is a very globalized economy, and as I said, global supply chains, we are getting, for instance, in terms of semiconductors, they say that you cannot become a country which produces only semiconductors, because you require at least 5 or 6 countries to produce certain parts of the semiconductors, and then finally it is assembled and it is supplied. So we're all there's linked a lot, at the hip. yes. Yeah. So there's a lot of global dependence, which is in the long run a good thing, but in times of this like crisis, then you worry about it, that your supply chains are breaking down. Right. So, सुषमा जी, डेफिनेटली बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोविड को लेकर है, एंड यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिकली बात करें, जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, क्या वो पॉलिसी एनवायरनमेंट में जो स्टेबिलिटी उसके कारण जो आती है, ऐसे रिजल्ट्स के कारण, आपको लगता है कि हमारे जो आत्मनिर्भर रिफॉर्म्स हैं, पीएलआई, अलग अलग तरह के जो रिफॉर्म्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग को और बाकी सेक्टर्स को भी बढ़ावा देने का जो सरकार का एक एफर्ट है, वो अब आपको लगता है कि वो और गति पकड़ेगा और उससे इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट्स को भी सेंटिमेंटली एक बूस्ट मिलेगा? देखिए, स्टॉक मार्केट्स हमेशा स्टेटस को प्रेफर करती हैं। अगर कोई सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, तो वो चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट वही रहे, कोई ज्यादा बदलाव न हो, क्योंकि उससे वॉलेटिलिटी होती है, पॉलिसी चेंजेस होते हैं। वो चाहते हैं कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, जो आपने कहा कि चुनाव से जो पॉलिसीज सरकार में है, शायद वो स्टेट में भी आ सकती, वो तो बिल्कुल बात ठीक है कि देयर इज यूनिफॉर्मिटी। हाँ, इनफैक्ट वो इलेक्शन कैंपेन में खैर बीजेपी ने कहा कि हम डबल इंजन सरकार देंगे। उसका बहुत फायदा है कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट है उस तरीके से नहीं करता जो शायद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और अगर आपकी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई बाजारों में आज भारी गिरावट का रुख था। चीन में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने से निवेशकों के विश्वास पर प्रतिकूल असर पड़ा। निवेशक पहले ही यूक्रेन में जारी संघर्ष और इस सप्ताह अमेरिका में 3 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चिंतित थे। हांगकांग का हैंगसेंग 5.8% लुढ़क गया और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 5% की भारी
भारी गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.9% का नुकसान दर्ज हुआ और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की गिरावट में रहा। हालांकि जापान के निक्केई सूचकांक में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां रुख मंदी का था। लंदन का फुटसी 0.8% के नुकसान में रहा। फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स दोनों 1.1% की भारी गिरावट में थे। Major U.S. stock indices closed mostly lower yesterday, led by a more than 2% drop in Nasdaq as investors sold tech and big growth names ahead of this week's Federal Reserve meeting and an expected hike in interest rates. The Dow ended flat with financial and healthcare shares giving the index some support. The S&P 500 declined 0.7% and the Nasdaq composite tumbled 2%. और अब चलते हैं तेल की ओर। Oil prices today dropped to their lowest in almost 3 weeks as Russia indicated that it is in favor of the Iran nuclear deal resuming as soon as possible. Ceasefire talks between Russia and Ukraine further eased fears of supply disruptions, and surging COVID-19 cases in China fueled concerns about a slower demand. The crude prices tumbled more than 7%. In intraday trade, Brent crude was trading around $99.20 per barrel, while WTI crude prices were at $95 per barrel. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र तनेजा, जो है एनर्जी एक्सपर्ट। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मार्केट मंत्र में। नरेंद्र जी, आज हालांकि हम देख रहे हैं कि पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से क्रूड ऑयल पे पिछले काफी दिनों से बहुत दबाव रहा है। 140 तक भी पहुंच गया था, 139 तक। आज $100 के नीचे आना क्रूड ऑयल का, क्या इसको आप एक अच्छी खबर लेंगे? कैसे देखते हैं आप ऑयल की स्थिति को? नहीं, अच्छी खबर तो है, क्योंकि जो अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से चले तो कीमत तो इतनी होनी ही नहीं चाहिए थी, वो जितनी पहुंच गई थी, और अभी भी जितनी ये भी नहीं होनी चाहिए। डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलें और उसके अर्थशास्त्र से चलें तो कीमत जो है वो $80, $78 इससे ऊपर तो बिल्कुल हो नहीं सकती। लेकिन ये यूक्रेन को लेकर के जो एक तनाव था, एंजाइटी थी कि कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए या और देश जो है वो रूस के खिलाफ तेल पे जो है वो सैंक्शंस ना लगा दें, ये एक डर था जिसको लेकर के जो है वो कीमतें बढ़ गई थी। अब अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है रूसी तेल पे, क्योंकि रूस का तेल बहुत अहम है दुनिया के बाजार में। 12% उत्पादन पूरी दुनिया का रूस में होता है, तो खाली अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, बाकी किसी देश ने नहीं लगाए हैं। तो इससे जो है बाजार में थोड़ा सा जो है शांति आई है। तेल बाजार सोचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई है, आपूर्ति जो तेल की है, उसमें कोई बहुत बड़ी बाधा खड़ी नहीं होने वाली है। इस वजह से कीमत जो है वो उस डर से ऊपर गई थी। अब वो डर फिलहाल अभी तो खत्म हुआ है, या कम से कम हुआ है, तो कीमतें नीचे आई हैं। लेकिन ये पारे की तरह ऊपर गई थी, पारे की तरह नीचे आई हैं। इसका मतलब ये मान लेना कि अब ये यहीं टिक जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, ये अभी कहना ठीक नहीं है। युद्ध में क्या होता है, अब पश्चिम के देश प्रतिबंध आगे और लगाते हैं या नहीं लगाते, जो प्रतिबंध अभी तक अमेरिका ने लगाए हैं वित्तीय भी, उनके परिणाम क्या होते हैं, सब उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसमें ये सीधा जो है अमेरिका के प्रतिबंध, लेकिन बाजार का ये मानना कि जितनी जो प्रतिबंधों से नुकसान होगा उससे उसको जो है बाजार जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। इस वजह से कीमत जो है वो नीचे आई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नीचे ही जाएंगी और नीचे जाएंगी, या वो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी जा सकती हैं। Narendra ji, the possibility of the rupee-ruble crude purchase for India, what are the implications for prices in India for that? Well, I think it's slightly over, there is over enthusiasm on this because we import hardly 2% of our total requirement of oil. Right. And now they have come out, Russia has offered, for instance, to accept the payment in ruble. It's not about the payment so much. It's more about how to evacuate Russian oil or Russian petroleum products to India. One of the reasons we don't import heavily from there because of the logistic issue, evacuation issue in the present crisis, because most of the oil has to come from western part of Russia. That's where exactly the war is going on. So it's difficult to find tankers. It's difficult to get the tankers, oil tankers insured. And of course, the payment, which is still an issue because you can't switch over to the rupee thing overnight. The first of all mechanism need to be put in place. So it's a long haul thing. At the moment, I think it's good to have this kind of atmospheric. But on the ground, I don't really see much
happening in terms of our dependence on other geographies coming down because Russia has offered us cheap oil. So we will benefit a little bit, but not too much. So, Mr. Taneja, आपको क्या लगता है जो करंट सिचुएशन है उसमें भारत के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है कि वो डिस्काउंट पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रशिया से ऑयल ले सके? कितनी अब इस बारे में भी, इस पॉसिबिलिटी के बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास बार्गेनिंग पावर अब ये है कि चूंकि रूस हमको सस्ता तेल का प्रस्ताव उन्होंने किया है, हम जिनों से पारंपरिक रूप से तेल खरीदते हैं, सऊदी अरब है, इराक है, कुवैत है, अमेरिका है और कई देश हैं, हम अब उनसे बार्गेन कर सकते हैं कि आप भी हमको थोड़ा सा सस्ता तेल दीजिए। और जो रूस का जहां तक सस्ता तेल उन्होंने जरूर ऑफर किया है, लेकिन ये जो बातें लगाई जा रही हैं, जो मीडिया में देख रहा हूं कि हम 40% वहां से मंगा, ये सब संभव नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रूसी तेल को भारत लाने में बहुत समस्याएं हैं, टैंकर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, टैंकर मिलते हैं तो इंश्योरेंस की प्रॉब्लम, बहुत सारी अभी चुनौतियां हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा भी, अगर अभी हम 2% मंगाते हैं, अगर 2 की जगह वो 4 भी हो जाएगा तो थोड़ा उसमें फायदा जरूर है, लेकिन अति उत्साहित इसको लेकर के होना, मुझे लगता है कि थोड़ा जो है जल्दबाजी हो। और ब्रीफली आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन का जो लेवल आया है कल, उसको देखते हुए पेट्रोल और डीजल के जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, क्या वो बढ़ाने की कितनी पॉसिबिलिटी है? और क्या एक्साइज काट 2.0 सरकार ने जो एक पहले दिया था दिवाली पे, क्या उसका भी रिपीट करने के सरकार के पास स्कोप है? देखिए, जब भी तेल की कीमत बढ़ती है तो हमने देखा है रुपया कमजोर होता है और महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। अमेरिका में 7.5% इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, तो बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो विदेश से मंगाते हैं, तो उसमें आप सरकार थोड़े दिन रोक सकती है, कंपनियां थोड़े दिन रोक सकती हैं, या सरकार थोड़ा बहुत एक्साइज कम कर सकती है, राज्य सरकार अपने टैक्स कम कि बहुत बड़ा विकल्प नहीं है। इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता को थोड़ा जो उसका दर्द है सरकार भी सहेगी, लेकिन उपभोक्ता को भी सहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी। श्रोताओं, ये थे नरेंद्र तनेजा, एनर्जी एक्सपर्ट, जो हमसे बात कर रहे थे। और स्टूडियो में सुषमा जी हैं। सुषमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या आपको आशाएं हैं? किस तरह के अनाउंसमेंट्स होंगे और क्या उसका इम्पैक्ट होगा हमारे बाजारों पे? देखिए, जो मीटिंग होने जा रही है उसके बारे में काफी मतलब स्टॉक मार्केट्स के भी काफी फ्लटर हुआ है मार्केट्स में, और वो कई दिनों से हमें मालूम था कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। तो जो लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स तक की वो बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट्स, और धीरे धीरे करके ये पहला कदम होगा, उसके बाद बढ़ाते जाएंगे। और उसका जो असर है हमारी स्टॉक मार्केट्स के ऊपर कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो यहां से अपना जो धन है वो अमेरिका में जाके डालेंगे जहां उनको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो वो ये जो काम है, ये शिफ्ट करने का, ये मूवमेंट ऑफ फंड्स, फाइनेंसिंग, वो शुरू हो गया 2-3 महीने से, क्योंकि मालूम था कि भाई फेडरल रिजर्व बढ़ा रहा है, और धीरे धीरे करके एफआईआईज ने अपने जो फंड्स हैं कर दिए। लेकिन ये जो चीज है ये शायद मतलब हमारी मार्केट्स ने इसको फैक्टर इन कर लिया है, और इसमें हमें कोई डर की बात नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी तो आएगी मार्केट्स में, वॉलेटिलिटी चल ही रही है, उसके बावजूद भी बुलिश ट्रेंड हमारे मार्केट में चल रहा है, डिस्पाइट रूस और यूक्रेन की जो बातें, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर भी अभी पिछले 5 दिनों से अभी बुल रन चल रहा था। तो मुझे खैर इसके बारे में हमें इसके बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। A quick question, in terms of how we see volatility today, and I think, do you think that the wider investor base, particularly in India, is also a reason, because sentiment, news, everything travels so fast, is virtually infectious? Do you think that is a reason? Yes, our investor base, of course, has become very much wider in the last 2 years. We have developed a completely new retail class, and that is, that I think is influencing the market. आइए अब प्रेशियस मेटल्स पर एक नजर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 755 रुपए कम होकर 51,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 1,075 रुपए की गिरावट से 67,770 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,928.30 प्रति आउंस पर था। चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $24.80 प्रति आउंस पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी शामिल होने के लिए। Thank you, Ji. Right. And now we close
Before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock declined more than 1%. Sensex closes at 55,777. Nifty settles at 16,663. Global stocks witnessed losses and Brent crude prices plunge around 7% to trade below the $100 per barrel mark. And that's it in this edition. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.